हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ वेरियर टेस्ट सीरीज में कौन सा टेस्ट करने वाले हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डू MWT नंबर 4 और टॉपिक क्या होने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे बच्चों ये टेस्ट सीरीज हमारे मैथ मिशन बुक में से ली गई है। अगर ये बुक आप लोगों के पास नहीं है क्योंकि आपने परचेज नहीं किया था, देन डोंट वरी बच्चों, इस टेस्ट का PDF लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आपको एक काम तो और भी करना चाहिए ना, क्या काम, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है जी, आप चलते हैं फाइनली और अपने टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना जरा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, हमारा टेस्ट नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, इसका मुझे ऑर्डर एंड डिग्री लिखना है, उसके बाद उसका सम भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर हमें पता करना हो तो जो भी डेरिवेटिव टर्म्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहे हो उसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म आपको पता करना होता है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म आपको दिख रहा होगा dy अपॉन dx, यहाँ पर आपको d4y अपॉन dx 4 दिख रहा है, यानी फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म भी है यहाँ पर, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। अब डिग्री कैसे पता करते हैं, तो डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसका एक्सपोनेंट चेक किया जाता है, यानी यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट को चेक करिए, मैंने बोला कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सपोनेंट को चेक करिए। वरना अगर हाईएस्ट पावर को चेक करना हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को चेक करना हो तो यहाँ पर आपको 3 लगने लगेगा डिग्री, है ना। लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म ये है, इसका एक्सपोनेंट 2 है। तो इस तरीके से हमको डिग्री लिखनी होती है। ठीक है बच्चों, तो डिग्री तो हमने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में हमसे सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है, यानी 4 + 2, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 6। ये रहा जी आपका क्वेश्चन, ये सॉल्व हो चुका है। वैसे बच्चों बताओ कि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं कि नहीं। वेल, आ तो सकते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर का वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको लेक्चर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें इंटीग्रेशन फैक्टर पता करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे, देखो इसके साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो यहां से मुझे p ऑफ x मिल जाएगा। क्या मिलेगा, चेक करके देखो। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, p ऑफ x का मतलब -1 होगा। q ऑफ x लिखने की जरूरत तो है नहीं, वैसे वो होगा 1 + x इंटू ई की पावर x, लेकिन वो लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर यानी ई की पावर में ये जो फंक्शन p आपने लिखा है ना, इसका हमें इंटीग्रेशन लेना होता है। तो e की पावर में -1 dx ऐसे लिख दोगे, फाइनली आंसर आएगा e की पावर -x। वेल, ये आपका आंसर तो आ चुका है, बट मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ आपने इंटीग्रेशन किया है, किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन किया है, वो पावर में है ना। तो इसका आंसर तो वैसे -x प्लस में c आना चाहिए, c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हुए जब e की पावर में इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं लिखते हैं। तो क्यों नहीं लिखते हैं ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 3, वेल इसको कैसे करोगे, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है बच्चों, है ना, सेम क्वेश्चन। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 दिख रहा है आपको। अच्छा, ये टर्म भी तो है ब्रैकेट के अंदर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहां से देखो ये वाला टर्म तो सेम रहेगा, ये वाला टर्म तो सेम रहेगा ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक है, यहां से साइड चेंज कर दो आप लोग। तो dy अपॉन dx प्लस y अपॉन रूट x, इसे मैंने ऐसे लिखा और ये आपका बच जाएगा e की पावर -2 रूट x अपॉन रूट x।
देखो ये वाला जो टर्म है एज इट इज रहेगा, ये माइनस वाई अपॉन रूट एक्स को मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की तरफ भेज दिया, इस तरीके से रीराइट कर लिया। अगेन यहाँ पर अगर आप इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, यानी इसके साथ कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर आपको p ऑफ x मिल रहा होगा। क्या है बच्चों? तो वो क्या है बच्चों? वो तो ये रहा है ना। और q ऑफ x क्या है? तो RHS में आपको दिख रहा होगा e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। समझे? तो यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बनेगा? सो दैट विल बी e की पावर में p, e की पावर में p यानी 1 अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन है ना। तो ये बनेगा e की पावर में 2 रूट एक्स। क्लियर है जी? अब यहां से हमें फाइनली सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये हमने लिखा। RHS में आएगा इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू ये जो फंक्शन q आपने लिखा है ना, e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन लेना होता है। तो ये बन जाएगा y इंटू e की पावर 2 रूट एक्स। RHS में आपका बनेगा dx अपॉन रूट एक्स प्लस में c। अब इसका तो बड़े आराम से इंटीग्रल हो जाएगा RHS वाले का, यानी क्या बन जाएगा? 2 रूट एक्स प्लस में c। यहां पर भी छोड़ सकते हो अपना सॉल्यूशन यानी फाइनल आंसर, या फिर एक स्टेप और लिख दो। तो एक स्टेप और लिखोगे तो देखो इस तरीके से आप लिख पाओगे या नहीं। समझे बच्चों? ये रहा जी आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहां पर देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले दोनों ही तरफ साइन वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर आपको साइन वाई दिख रहा होगा dx वाले टर्म के साथ। जैसे ही साइन वाई से डिवाइड करेंगे, cos y अपॉन साइन वाई क्या बना? दिस विल बी कोटेंजेंट y, ये रहा dx। यहां पर आपका बच जाएगा cos x dx, RHS में 0। बस यहां से वेरिएबल सेपरेबल बड़े आराम से लग जाएगा, इंटीग्रल को इंट्रोड्यूस कर लो। तो बस यहां से ये आपका बन जाएगा ln ऑफ साइन वाई, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स। नाउ दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो ये कंडीशन आपको दिख रही होगी। इसका मतलब है कि y की वैल्यू π/2 अगर है, ये y की वैल्यू है, तो इस समय बेसिकली x भी π/2 रहा होगा। x भी π/2 इसलिए क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में जो है ना, ये x की वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे y और x दोनों की जगह π/2 पुट करना होगा इस वाले स्टेप में, जो कि जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जैसे ये काम करेंगे ना, तो ये बनेगा ln ऑफ साइन π/2। तो साइन π/2 वैसे 1 होता है बच्चों। यहाँ पर x की जगह भी π/2 ही पुट करना है फिलहाल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ln ऑफ 1 आपके लिए देके जाएगा, जो कि 0, साइन π/2 1। नाउ दैट इज इक्वल टू c, यानी यहां से c बन जाएगा 1 + 0 यानी 1 ही रहेगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको लिखना था, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बन गया बच्चों? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, जो आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला है ना, ln ऑफ साइन वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c है ना, वहां c की जगह 1 रख दो। ये फाइनल आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही होगा। यहाँ पर RHS में फोकस करना बच्चों ध्यान से, मैं किस तरीके से चीजों को लिखूंगा। इसको देखो, इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हो ना, तो लिख सकते हो, तो मैंने लिख तो दिया है, चेक कर लो ना। ठीक है, अब यहाँ से e की पावर y कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, एक बार चेक करो, आपको ऐसा दिखेगा। ऑल दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो dy के नीचे e की पावर y आएगा, जिसे मैं रीराइट करके ऐसे लिखूंगा, और RHS में e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में dx आएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर इंटीग्रल का साइन लगा लो। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर -y। अब पावर में है लीनियर, उसका डेरिवेटिव -1 आएगा, उससे पूरे को डिवाइड भी करेंगे, जो कि यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर ये e की पावर x और ये बनेगा x³ अपॉन 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर एक स्टेप और लिख लो, e की पावर x, इसे उधर ले जाओ ना, e की पावर -y वाले को, तो ये बन जाएगा देखो इस तरीके से, और ये x³ अपॉन 3 प्लस में c। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आप यहाँ छोड़ो। क्वेश्चन 5 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
क्वेश्चन 6, वेल ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर मैं जनरल फॉर्म नहीं लिखने वाला हूँ, ऑलरेडी मैं शायद 2 बार तो लिख ही चुका हूँ आज के लेक्चर में, है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, मतलब मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि पी ऑफ एक्स क्या है। तो पी ऑफ एक्स को टेंजेंट एक्स से चेक करके देखो। और यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स क्या है, तो ये बनेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोटेंजेंट एक्स, समझे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बनेगा, ई की पावर में हम p वाले फंक्शन का ना इंटीग्रेशन लेते हैं ई की पावर में, तो ई की पावर में ये बनेगा ln ऑफ साइन एक्स, समझे, जो कि फाइनली हमें सिर्फ साइन एक्स दे के जाएगा। अब यहां से आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन बनेगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। तो ये लिखा मैंने इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू, ये रहा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू ये जो फंक्शन q था ना उसे अब आप लिख दो, देखो इस तरीके से, यहाँ dx प्लस में c, क्लियर है जी। अब साइन एक्स को अंदर भेजेंगे, ये बनेगा 2x इंटू में साइन एक्स dx। मैं एक काम और कर रहा हूं, अगर आप लोग समझे हो तो क्या कर रहा हूं, इंटीग्रल को भी ब्रेक कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ कोटेंजेंट को कॉस अपॉन साइन लिखोगे ना, और बाहर वाला साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 2 इंटीग्रल आ गए हैं, दोनों में से किसको इंटीग्रेट करना है, मैं तो इसको इंटीग्रेट करूंगा बाई पार्ट्स मेथड से। आप जरा इसको इंटीग्रेट करके देखना और मुझे बताना कि आपका फाइनल आंसर आएगा या नहीं आएगा। अगर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या समस्या है, वेल आप करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चलिए एलएचएस वाला सेम, इसको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा इसमें बाई पार्ट्स फॉर्मूले का यूज, यानी आइलेट मेथड। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, कॉस एक्स का हम लोग ले लेंगे इंटीग्रल, माइनस यहाँ हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये cos x का इंटीग्रल, इस पूरे का भी हमें इंटीग्रल लेना है यहाँ पर, और ये प्लस में c तो पहले से ही चल रहा है। यहाँ पर ये 2x sin x dx ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस यहाँ पर ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, और ये रहा आपका sin x dx प्लस में c। अब ध्यान से देखो कि ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल तो सेम ही है, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना बच्चों। और जैसे ही आप इनको कैंसिल करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो एलएचएस में है y इंटू साइन एक्स, चेक करके देख लो, आरएचएस में मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस में c। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या फिर एक काम और कर लो, दोनों तरफ साइन एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन साइन एक्स, जिसे हम लिख लेंगे c इंटू कॉसिकेंट एक्स। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ छोड़ने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7, वेल ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखना हम किस तरीके से काम कर रहे होंगे। यहाँ पर जैसे ही आप लोग साइड चेंज करेंगे ना, साइड चेंज करोगे तो देखो ये तो dx है, ये बनेगा 2x प्लस 2y प्लस में 1, और ये dy, यहाँ से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये है x प्लस वाई प्लस 1, नीचे आपका आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस में 1, देखो ऐसा। अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई वाला टर्म दिख रहा होगा और न्यूमरेटर में भी x प्लस वाई वाला टर्म आपको दिख रहा होगा, है ना। तो बस यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, x प्लस वाई को t पुट करने वाले हैं, ताकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट हो जाए। अभी यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल में ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है नहीं और होमोजीनियस भी नहीं है। इसको हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व होने के लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो चलो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे वही तो सिखा रहा हूँ। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आपको डेरिवेटिव करना होगा, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिलेगा डी टी बाय डी एक्स माइनस 1। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, चेक करो मैंने फर्स्ट इक्वेशन किसे बोला, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर RHS में हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 1, और यहाँ dt अपॉन डी एक्स के साथ में माइनस 1 नहीं लिखा क्योंकि मुझे साइड चेंज करके इसको ऐसे लिखना है, और यहाँ से LCM भी लेना है, तो ये बन जाएगा आपका 2t यानी ये 3t प्लस 1 यानी प्लस 2
अपॉन 2t+1। चेक कर लो, मैंने दो काम डायरेक्टली कर दिए हैं। यहां से वेरिएबल सेपरेबल बड़े आराम से हो गया। आप चेक करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू हो चुका हूं मैं। यहाँ ये dt और यहाँ पर ये dx इंटीग्रल अब इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहां से आप लोग क्या करेंगे ना, LHS में आपको इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली इसमें आपको डिवीजन परफॉर्म करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। तो 3t+2 से मैं 2t+1 को जब डिवाइड करूंगा तो यहां पर बेसिकली मुझे लिखना पड़ेगा क्वोशिएंट 2/3। तो ये बनेगा आपका 2t+4/3। साइन चेंज कर दो तो 1 - 4/3 यानी -1/3 आएगा। ये रहा क्वोशिएंट 2/3 और ये रहा रिमाइंडर -1/3। यानी यहां पर हम लिखेंगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये रहा ऐसे, और अपॉन में डिवाइजर है 3t+2 और ये आपका dt, और RHS में जो है उसको एज इट इज चलने दो। ठीक है ना। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, LHS में जो इंटीग्रल है वो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा ना, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। तो ये इंटीग्रेट होकर हमें क्या देगा, ये है 2/3, ये t -1/3। यहाँ पर ये ln ऑफ 3t+2 लिखोगे। 3t+2 लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 3 आएगा, उससे हम डिवाइड करेंगे। RHS में x बनेगा, प्लस में c लगा दो। ठीक है। अब t की वैल्यू जो आपने पुट की थी, देखो इस वाले स्टेप में, उसको यहाँ पर आप पुट बैक कर दो। ये बनेगा 2/3, t की जगह x + y, और ये आपका -1/9। ये ln में 3, अब t की जगह आपको x + y तो रखना ही है, और ये प्लस में 2, दैट इज इक्वल टू x + c। यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो ना। यहां पर देखो 2/3 को ब्रैकेट में भेजो, साइड वाइड चेंज करो, साइड चेंज करो, वाइड चेंज मत करो। उसके बाद अपना सिंप्लीफिकेशन करके जो भी फाइनल आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक अल्टरनेटिव है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर p ऑफ x का मतलब है 4x अपॉन ये डिनोमिनेटर, आप चेक करके देखो, और q ऑफ x का मतलब है 1/x² + 1 का होल क्यूब। ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बनेगा बच्चों, तो यहां से आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा e की पावर में 4x। लेकिन 4x को देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ऐसे। ठीक है ना, 2 बाहर करके मैं ऐसे लगा दूंगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां आप देखो ध्यान से, 2x डेरिवेटिव है, x² + 1 क्या है, तो फंक्शन है। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 जो बाहर है, 2 टाइम्स ln ऑफ द फंक्शन। समझे। जिसे फर्दर आप लिखेंगे e की पावर ln ऑफ x² + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको इंटीग्रेशन फैक्टर मिल जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। समझे सभी लोग। अब यहां से अपने सॉल्यूशन की बारी है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये लिखा मैंने। यहां पर ये रहेगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q ऑफ x। तो ये रहा आपका 1/x² + 1 का होल क्यूब, ये dx प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा आपका dx अपॉन x² + 1 प्लस में c। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x, है ना, प्लस में c तो है ही, और LHS में है y इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर। बस ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी। ठीक है जी। आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या बोल रहा है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, फिर इसको सॉल्व भी करना है। अब शो कैसे करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कि वो होमोजीनियस है या नहीं। तो यहां पर सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से dy अपॉन dx की वैल्यू लिखने वाला हूं। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y इंटू कॉस y अपॉन x प्लस में x, है ना। इस पूरे को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x इंटू कॉस ऑफ y अपॉन x से। यहां से dy अपॉन dx मुझे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा y अपॉन x प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ एंगल है y अपॉन x। तो इसे आप लिख लो सीकेंट ऑफ y अपॉन x। ठीक है। यहां पर मैं कंसीडर करूंगा जो भी आपका dy अपॉन dx का वैल्यू आ रखा है ना, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलो। तो यहां पर मैं इसको ले लूंगा f ऑफ x, y, यानी f इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एज वेल एज y। तो इसको मैंने लिख लेना है y अपॉन x प्लस सीकेंट ऑफ y अपॉन x। यहां पर मैं पुट करूंगा x की जगह पे kx और y की जगह पे ky। अब ऐसा करने से ये बनेगा, देखो ध्यान से कैसा, kx, ky
तो यहाँ पर हो जाएगा के वाई अपॉन के एक्स प्लस सीकेंट यहाँ पर आपका के वाई अपॉन में के एक्स। तो फाइनली ये बन जाएगा आपका वाई अपॉन एक्स, है ना, के की पावर 0, है ना, के अपॉन के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सीकेंट वाई अपॉन एक्स। और अगर आप नोटिस करें तो ये आपका वही फंक्शन है जो आपने पहले स्टेप में लिखा था, समझे, जो आपने कंसीडर किया था। यानी एफ ऑफ के एक्स कोमा के वाई क्या हो गया, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट इक्वेशन में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि जो आपने फंक्शन कंसीडर किया था फंक्शन एफ, वो होमोजेनियस फंक्शन है। सो देयरफॉर वी विल कंक्लूड कि इट इज होमोजेनियस। ठीक है ना, तो हमको शो करना था कि ये होमोजेनियस है, हमने शो तो कर दिया है। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y अपॉन एक्स को v या y को vx इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट कर देंगे। यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए दोनों ही तरफ x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। चेक करके देखो आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं। जब ये काम करोगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो y अपॉन एक्स, यानी ये तो आपका v होने वाला है, RHS की बात कर रहा हूं, प्लस में सीकेंट v, लेकिन LHS में हमें पुट करना होगा dy अपॉन dx का वैल्यू। तो ये मैंने पुट कर दिया, ये आपका v और ये प्लस में सीकेंट ऑफ v बन जाएगा। देखो ये वाला v है ना RHS में, और LHS में ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट। सीकेंट को लिख लो 1 अपॉन कॉस v, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अब वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से ही सॉल्व हो जाएगा। ये बनेगा cos v dv, नाउ दैट विल बी इक्वल टू dx अपॉन x, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा साइन v, और ये बनेगा आपका ln ऑफ x, प्लस में c तो हमें लिखना ही है। और नेक्स्ट स्टेप में v की वैल्यू पुट बैक कर दो, जो आपने यहाँ पर क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था y की जगह vx, तो v आएगा y अपॉन x। तो फाइनली क्या बनेगा, ये देखो साइन ऑफ y अपॉन x, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओ, ये है आपका ln ऑफ x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है जी, अब आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोगों ने आज का टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टेस्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ। तो बस इसी के साथ आप लोगों ने होपफुली चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।